हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरव स्टडी पॉइंट में। आज हम जो है दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं अफवाह स्वरूप का। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु के बारे में पढ़ लिया था। ये प्रवाह तंत्र जो जल का प्रवाह है। अफवाह मतलब क्या होता है? तो जल का प्रवाह से है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि जहाँ से हम छोड़े थे वहाँ से हम शुरू करने वाले हैं। गंगा हमने पढ़ लिया था और ये जो है पार्ट जो है, एक मिनट रुकिएगा, ब्रह्मपुत्र भी हमने पढ़ लिया था और जो है बचा था यहाँ से यमुना को पढ़ेंगे। थोड़ा इधर हम थोड़ा 1 मिनट इधर देखेंगे। कल जो है इसको नहीं देखे थे, तो इसको देखिएगा। थोड़ा भारत की जो है प्रमुख नदियाँ और झील हैं उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं, ताकि आपको यहाँ से बहुत सारे जो क्वेश्चन जो बनते हैं वो नहीं छूटेंगे, ठीक है। देखिएगा, ये जो है आप जान रहे हैं कि ये उत्तर दिशा है, ये से होता है उत्तर, और ये आपका कर्क रेखा है। देखेंगे ऊपर जो है, ऊपर में जो भाग है इसके ऊपर, तो थोड़ा इसके ऊपर जूम करके हम देखेंगे, उसके बाद इसके नीचे देख लेंगे। देखिएगा, पहला यहाँ पर सिंधु नदी यहाँ मानसरोवर से निकलता है। ये जो है यहाँ पर देख रहे हैं, ये बोरल झील है। और यहाँ पर आपको ये सिंधु नदी जो है ऐसे करके यहाँ पर देखेंगे तो ये जो भाग, ये भाग है, ये भाग जो है, ये सिंधु नदी ऐसे करके जाती है पाकिस्तान में। और इसे जो सहायक नदियाँ भारत से जो निकलकर इसमें मिलती है, इसमें कौन कौन से हैं? तो इसमें आपको देख रहे होंगे कि नीचे से चलेंगे तो सतलुज है, तब ब्यास है, तब रावी, चेनाब, झेलम। ये सभी के सभी जो हैं किस में जाकर मिलते हैं? तो सिंधु में। सिंधु के 5 बिंदु आपको हमने बताए थे। सिंधु के कितने? तो 5 बिंदु। कौन कौन से हैं? झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलुज है। ये सभी के सभी आपको याद रखने हैं, ऊपर से पूछ लेता है। ये इधर वाला भाग हो गया। यहाँ पर आपको कौन कौन से, तो यहाँ पर मुख्य रूप से आपको याद रखना है पंजाब का क्षेत्र, हिमाचल का क्षेत्र, और जो ऊपर में है आपको जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, और लद्दाख, जो कि लद्दाख सतलुज से इधर लद्दाख जो आती है सतलुज। यहाँ पर देखेंगे जो गंगा है, गंगा यहाँ पर है। तो गंगा से जो सहायक नदियाँ आकर मिलती है वो कौन कौन से हैं, और गंगा कैसी गंगा बनती है ये भी हमने आपको बता दिया था कि अलकनंदा और भागीरथी जब मिल जाती है देवप्रयाग में, तब गंगा का निर्माण होता है। तब गंगा नाम से वो भागीरथी नदी बहती है आगे देवप्रयाग में। कहाँ है? उत्तराखंड में है। ये तो हमने बातें कर ली थी। तो ये गंगा है और इसके सहायक नदियाँ इधर से जो देख रहे हैं, ये बेतवा और चंबल, और ये यमुना। यमुना के सहायक नदियाँ जो हैं, इसमें यमुना के सहायक नदियों के बारे में आपको जानना है। तो चंबल है और जो है ये बेतवा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो चंबल है, चंबल में आपको राणा प्रताप सागर जो है गांधी सागर, ये सारे जो हैं बांध हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे जब ये यहाँ पे गंगा जब आगे बढ़ती है, तो यहाँ पर से गंगा में कौन कौन आकर मिल रहा है? तो शारदा और घाघरा। ये शारदा और घाघरा जो है आकर नेपाल से निकलती है और यहाँ पर आकर इसमें मिल जाती है। गंडक भी मिलती है और यहाँ पर सोन भी, जो नीचे से देख सकते हैं कि सोन जाकर मिल रही है जो दक्षिण से। ये हो गया। और जो यहाँ पर जब ये आगे बढ़ती है गंगा, तो गंगा में आकर कोसी मिल जाता है। कोसी, ये सारे जो हैं हमने पढ़ा था कि ऊपर में पढ़ लिया कौन कौन मिलता है। ये तो गंगा का भाग हो गया। अब यहाँ से जब चलेंगे तो यहाँ से ब्रह्मपुत्र है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र सांगपो कहा जाता है। यहाँ पे तिब्बत में इसको क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। देखिए इसको ब्रह्मपुत्र में। और यह जो है धीरे धीरे यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और जो है असम होते हुए बांग्लादेश आती है। जब यह बांग्लादेश में गंगा और जो है ब्रह्मपुत्र मिलता है, तब क्या होता है? सुंदरबन डेल्टा का निर्माण। देख सकते हैं कि नीचे में सुंदरबन डेल्टा का निर्माण, सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा जो है ये है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से होता है। ये सारे बात समझ गए। यहाँ पर देखेंगे गोविंद वल्लभ पंत सागर है, ये सोन नदी के नीचे में है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे महानदी चिल्का झील बनाता है। महानदी जो है चिल्का झील का निर्माण करता है। ये यहाँ पर आपको याद रखना है। यहाँ पर नीचे चलेंगे, आम्रकंटक से जो निकलता है दो है। एक जो है ये गॉर्ज में बहता है, कौन? तो नर्मदा और तापी। ये अरब सागर में जाकर खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाता है। कौन से हैं? नर्मदा और तापी। और यहाँ पर जो है एक और याद रखना है, जो कि ये गोदावरी है। और
नीचे चल रहे हैं और ये यहाँ से निकलता है और डायरेक्ट जाकर तक कहाँ मिलता है, तो ज़्यादातर जो है दक्षिण में जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो ज़्यादातर कहाँ पर जाकर मिलती है, गिरती है, तो ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। और ये इसी तरह जो है कृष्णा है, ये भी जाकर बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। कावेरी भी है, कावेरी है, ये सारे के सारे यहाँ आकर गिरती है। ये जो है ये आप देख रहे हैं, ये पुलिकट झील है। ये क्या है? पुलिकट झील है। और यहाँ पर आपको तुंगभद्रा नदी दिख रहा है। ये सारे और वेमनाद झील ये हैं। इतने सारे जो है पॉइंट यहाँ पर आपको हमने बताए, जो झील और कहाँ-कहाँ कौन नदी है इसके बारे में यहाँ पर दिया गया था। अब हम जो है आगे चलेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे जो यमुना के बारे में पढ़ेंगे। आज जो है ये वीडियो समाप्त हो जाएँगे, लगभग लग रहा है समाप्त हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। यमुना नदी, तो यमुना जो है, यमुना यह नदी महान हिमालय के यमुनोत्री, कहाँ से? यमुनोत्री हिमानी से निकलकर 1375 किलोमीटर, कितना? 1375 पूछेगा तो 1375 कहाँ से निकला? यमुनोत्री से निकला। दूरी तय करते हुए इलाहाबाद के निकट गंगा में आकर मिल जाती है। आपसे पूछता भी है कि यमुना कहाँ पर गंगा में मिलती है, तो इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज नाम आप जानते हैं। प्रयाग के निकट, प्रयाग मतलब इलाहाबाद, पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। प्रयाग के निकट जो गंगा में ये मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन-कौन सी हैं? तो चंबल, बेतवा, केन, ये सब के सब किसके हैं? यमुना के सहायक नदियाँ हैं, जो इसके दाहिने तट से आकर मिलती है। दाहिने तट जो होता है, आपने यहाँ पर देखा, जो नीचे से आकर मिलेगा वो क्या होता है? दाहिने तट होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है ये दाहिने तट है इसका, ये चलेगा तो ये इसका दाहिना तट हो गया और ऊपर का बायां तट होता है। चलिए, ये आपका हो गया। अब चलेंगे घाघरा। घाघरा को देखिएगा, यह नदी जो है ट्रांस हिमालय क्षेत्र के करनाली स्थित माछपा चुंगो हिमनद से निकलती है। कहाँ से घाघरा निकलती है? तो ये ट्रांस हिमालय क्षेत्र के करनाली स्थित मापचा चुंगो हिमनद से निकलता है और दक्षिण पूर्वी दिशा में बहकर हिमालय को पार करता है। दक्षिण पूर्व तो आप जान ही रहे हैं कि दक्षिण कहाँ होता है, ऐसे करके चलेंगे तो ये दक्षिण पूर्व का दिशा हो गया। तो दक्षिण पूर्व जो है में बहता हुआ हिमालय के क्षेत्र में हिमालय को पार करता है और इसे पर्वतीय क्षेत्र में करनाली एवं मैदानी में घाघरा के नाम से जानते हैं। और पर्वतीय क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है घाघरा को? करनाली के नाम से जाना जाता है। जब मैदान में आ जाता है तो इसको घाघरा के नाम से आप जानते हैं। नेपाल से प्रवाहित होकर छपरा के पास शारदा नदी का जल ग्रहण कर गंगा में मिल जाती है। ये किसका जल ग्रहण करती है छपरा में? तो शारदा नदी का जल ग्रहण करती है और यह जो है गंगा में आकर मिल जाती है। इसे उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से भी पुकारा जाता है। आपसे पूछा भी जाता है कि कौन सा नदी जो है उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से पुकारा जाता है, तो ये घाघरा है। और कहाँ से निकला है ये भी पूछ दिया जाता है, तो ये करनाली स्थित मापचा चोंगो हिमनद से निकला है। और जब यह पर्वतीय क्षेत्र में रहता है तो इसको क्या कहते हैं? करनाली कहते हैं। और जब यह मैदानी क्षेत्र में आता है तो घाघरा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जब नेपाल से प्रवाहित होकर छपरा के पास जब आता है तो कौन सा जल ग्रहण करता है किसका? तो शारदा नदी का। और यहाँ पर छपरा में आकर ये मिल जाता है घाघरा गंगा में। और इसे जो है उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से जाना जाता है। अब देखेंगे गंडक नदी को। गंडक नदी जो है यह नदी महान हिमालय से निकलकर नेपाल होते हुए बिहार के चंपारण में प्रवेश करती है। आपसे पूछा भी जाता है कि चंपारण में कौन सी नदी प्रवेश करती है? तो गंडक नदी प्रवेश करती है। इस नदी के परिवहन मार्ग में तीव्र परिवर्तन और अवसाद के अत्यधिक जो है निक्षेपण से यहाँ बाढ़ की आशंका बनी रहती है। और इस नदी के साथ कई पौराणिक जो है किंवदंतियाँ भी जुड़ी हुई है। आगे चलेंगे कोसी। कोसी जो है यह नदी महान हिमालय के गोसाई थान, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कहाँ से? गोसाई थान से निकलकर नेपाल होते हुए बिहार के सुपौल जिला में प्रवेश करती है। कहाँ पर कोसी प्रवेश करता है? तो गोसाई थान से निकलते हुए नेपाल से यह सुपौल के जिला में जाकर प्रवेश कर जाता है बिहार में। और उद्गम स्थल के समीप कोसी की मुख्य धारा अरुण कहलाती है। जहाँ से वो निकलता है उस जो है मुख्य धारा को किस नाम से जानते हैं? तो अरुण के नाम से इसको जाना जाता है कोसी को। और इन अन्य सहायक इनकी जो है अन्य सहायक इसकी अन्य सहायक नदियाँ की सहायक
धाराओं में जो है इनकी अन्य सहायक धाराओं में कौन-कौन से हैं? तो इसमें जो है मिचाली है, भोटिया है, सप्तकोशी, तांबा, लिखो, दोग्ध और तंबूर प्रमुख हैं इनके सहायक में से धाराओं में। और यह जो है यह इसके अतिरिक्त भी कई अन्य धाराओं को समाहित कर कुलसेरा जो कि सहरसा में है के निकट गंगा में जाकर जो है मिल जाती है। याद रखना है कहाँ पर मिलता है तो कुर्सेला। ये कुर्सेला आपसे बार-बार पूछा भी जाता है कि कुर्सेला में कहाँ पर जो है गंगा में मिलता है, कौन नदी मिलता है तो कोसी मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर इसकी जो है लंबाई जो है कितना है तो 230 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 230 किलोमीटर है। यह नदी भी तीव्र मार्ग में परिवर्तित एवं कटाव के लिए जाना जाता है। कोसी जानते हैं कि बिहार का शोक कहा जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या आप जानते हैं? गंगा द्वारा लाई गई नवीन जलोढ़ से निर्मित बाढ़ मैदान टाल के नाम से पुकारे जाते हैं। गंगा के द्वारा जो नवीन मिट्टी जो लाया जाता है वो क्या कहलाता है? टाल कहलाता है। मोकामा टाल, मोकामा टाल। यहाँ पर बिहार में टाल का विस्तार कहाँ है? तो मोकामा में है। याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे विख्यात है और मुख्य परिवर्तन मतलब परिवर्तन के लिए विख्यात होता है। और कोसी जो एक तरफ अपने जो है जलोढ़ से उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है और जो है वहीं दूसरी तरफ अपने क्रूर बाढ़ की विभीषिका से अभिशप्त भी करती है। बाढ़ से रक्षा के लिए इसके दोनों तटों पर तटबंध बनाया गया है। क्या आप जानते हैं बिहार राज्य को कोसी नदी के बाढ़ आने से अपार क्षति होती है और इस कारण से इसको बिहार का शोक कहा जाता है। किसको बिहार का शोक कहते हैं? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बार-बार क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जाता है। अब चलिएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश में अमरकंटक के निकट मैकाल की पहाड़ी से निकलने वाली नर्मदा यहाँ पर देखेंगे नर्मदा जो है कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। ये बार-बार क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है। 1 मिनट सुनिएगा। कि मध्य प्रदेश में अमरकंटक के निकट मैकाल की पहाड़ी से निकलने वाली नर्मदा नदी पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। आपको हमने बताया भी था कि बीए और एक तापी ये दोनों जो है भ्रंश घाटी में बहती है पश्चिम की ओर। आपसे पूछा भी जाता है कि कौन-कौन सी नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है? तो ये नर्मदा और तापी ही है। और कहाँ से ये निकलता है? तो ये अमरकंटक से निकलता है, ठीक है? मैकाल की पहाड़ी से निकलता है। अमरकंटक के निकट मैकाल की पहाड़ी कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में है, ठीक है? और जाकर कहाँ गिरता है? तो खंभात की खाड़ी भरूच के निकट में गिरने से पूर्व विविध दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। कहाँ पर गिरता है? खंभात की खाड़ी भरूच के निकट में गिरता है और उससे पहले जो है दर्शनीय स्थलों का ये निर्माण नर्मदा करती है। जबलपुर के निकट जो है भेड़ाघाट में संगमरमर के शैल खंडों में यह नदी गहरे गौज से बहती है। कहाँ पर? तो जबलपुर के निकट भेड़ाघाट में संगमरमर के शैल खंडों में यह जो है गहरी गौज में यह नदी बहती है और धुआंधार प्रपात जो कि कपिल धारा का निर्माण करती है। ये धुआंधार प्रपात का निर्माण कौन करता है? तो ये करता है नर्मदा। याद रखेंगे। आगे नर्मदा की अधिकांश सहायक नदियाँ छोटी-छोटी हैं जो समकोण प्रमुख धारा से मिलती है। इस नदी की लंबाई कितना है? तो 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है जो मध्य प्रदेश से होकर गुजरात में प्रवाहित होती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे दूसरी लंबी नदी कौन है? तो नर्मदा। यहाँ से क्वेश्चन बार-बार आपसे पूछा जाता है। अब देखेंगे यहाँ पर तापी नदी को। तापी नदी है तो तापी नदी देखेंगे तो तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल यहाँ ये भी जो है मध्य प्रदेश से निकलता है। लेकिन कहाँ से निकलता है? तो एक बैकाल से निकलता है, एक सतपुरा की पहाड़ी से निकलता है। ये बैतूल है, एक है अमरकंटक, ठीक है? ये जो है तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में स्थित सतपुरा की पहाड़ी, बैकाल की पहाड़ी से कौन? तो नर्मदा और सतपुरा की पहाड़ी से कौन? तो तापी, ठीक है? यह नर्मदा की भांति जो है भ्रंश घाटी से निकलकर नर्मदा के समानांतर मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्यों से होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। यह कहाँ-कहाँ जाती है? तो ये नर्मदा की भांति ही जो है भ्रंश घाटी से निकलकर और जो है मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से होते हुए खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। सूरत के निकट जो है पूर्णा इसकी एकमात्र नदी है। और आपसे पूछा भी जाता है किसकी एकमात्र नदी है? तो कौन-सी है? सूरत के निकट एक पूर्णा है, उसकी जो है मात्र एक नदी है, ये तापी का, ठीक है? चलिए, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा।
अब देखिए इसके अतिरिक्त तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में गुजरात की साबरमती तथा माही नदी है, जो पश्चिम की ओर ऐसे करके जो बहेगा, जो आप जानते हैं ये पश्चिम है, तो ये पश्चिम की ओर जो बहता है मुख्य रूप से कौन-कौन है, नर्मदा है, तापी है, साबरमती और माही, ये मुख्य रूप से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। इसके अतिरिक्त जो है पश्चिम घाट पर्वत से निकलकर अनेक नदियाँ अरब सागर में गिरती है, पश्चिम घाट से निकलता है और अरब सागर में बहुत सारी ऐसी नदियाँ भी हैं। इनमें जो है गोवा का मांडवी और जुआरी, गोवा में है, गोवा का मांडवी और जुआरी, कर्नाटक की कालिंदी और गंगावेली, शरवती और नेत्रवती तथा केरल की जो है पेरियार, पाम्बा और मणिमाला मणिमाला कुछ प्रमुख नदी जो हैं छोटी पर तीव्रगामी नदियाँ हैं। ये इसका जो छोटा है लेकिन बहुत तेज़ इसका धार होता है। जो ज़्यादा दूरी तय करेगा उसका धार कम होगा, जो कम दूरी तय करता है उसका धार क्या होता है? बहुत तीव्र होता है। और राजस्थान के मरुस्थलीय भाग से होकर बहने वाली नदियों में कौन है? लूनी नदी प्रधान है, लूनी प्रधान नदी है, जो कि क्या होता है? कक्ष किरण में जाकर वो विलीन हो जाती है। यहाँ पर देखेंगे, क्या आप जानते हैं राजगीर में गर्म पानी का झरना तथा ककलोत का ठंडा पानी का झरना बिहार राज्य स्थित जलप्रपात के उदाहरण हैं। जलप्रपात के कौन-कौन उदाहरण हैं? राजगीर में गर्म है और जो है ककलोत कहाँ है? नवादा में है। ककलोत जो है झरना ये ठंडा है, राजगीर में कौन है? तो गर्म है। याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और बिहार में जो है ये बिहार के जलप्रपात के उदाहरण हैं। अब आगे चलेंगे महानदी के बारे में। महानदी क्या है? तो महानदी जो है यहाँ पर क्या आप जानते हैं? थोड़ा देख लेंगे। तो यहाँ पर साबरमती और माही नदियाँ किन-किन राज्यों से प्रवाहित होती है? तो आप जानते हैं कि साबरमती कहाँ से? तो साबरमती होती है गुजरात से। हमने ऊपर में यहाँ पर चित्र भी देखा था कि यहाँ पर साबरमती है, यहाँ पर साबरमती है, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। यहाँ पर साबरमती और माही है, ठीक है? और यह है गुजरात, मुख्य रूप से आपको गुजरात याद रखना है। अब आगे चलेंगे। यहाँ पर आपको 1 मिनट और हम कुछ बता देते हैं कि साबरमती जो है निकलता है कहाँ से? साबरमती निकलता है राजस्थान से, ठीक है? राजस्थान से होते हुए और यह जो है 323 किलोमीटर का दूरी तय करता है और अरब सागर में जाकर मिलता है। ये याद रखना है और माही नदी भी आपको याद रखना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है हमने लगभग आपसे बातें कर ली है और ये भी जो है कहाँ से निकलता है? जो माही नदी है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी होता है और इसका उद्गम कहाँ से है? तो इसका उद्गम जो है मध्य प्रदेश से। कहाँ है? मध्य प्रदेश से। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से, साबरमती का उद्गम कहाँ से? तो ये राजस्थान से। इसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे भी, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे और यह जो गुजरात की ओर बहती है और कहाँ जाकर मिलती है? तो गुजरात में गिर जाती है जाकर अरब सागर में, ठीक है? और यहाँ पर हम देखेंगे अगला अब जो है पढ़ेंगे महानदी के बारे में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 2 बात हमने यहाँ पर जानी, एक साबरमती और एक माही। साबरमती जो है कहाँ से निकलती है? तो राजस्थान से। राजस्थान से कहाँ से निकलता है ये भी आपको हम बता दें, तो अरावली की श्रृंखला से ये निकलता है, उदयपुर जिला में है, ठीक है? उदयपुर जिला में है, अरावली से निकलता है और गुजरात तक बहता है, ठीक है? ये राजस्थान से। और माही नदी कहाँ से? तो माही नदी निकलता है कहाँ से? तो ये निकलता है मध्य प्रदेश से। इस मध्य प्रदेश से निकलता है और राजस्थान होते हुए जो है गुजरात में प्रवेश कर जाता है। राजस्थान होते हुए गुजरात में प्रवेश कर जाता है। यहाँ पर 2 नदी जो हम पूरी तरह से डिस्कस आपके साथ साबरमती और माही के बारे में कर लिए। अब यहाँ पर चलेंगे महानदी के बारे में पढ़ेंगे। महानदी के बारे में है, ये प्रायद्वीपीय भारत में बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होने वाली तीसरी सबसे बड़ी नदी है महानदी। इसकी लंबाई कितना है? 890 किलोमीटर है। यह नदी छत्तीसगढ़ स्थित रायपुर के निकट से निकलकर उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है। कौन नदी है? तो ये महानदी है, छत्तीसगढ़ के से रायपुर से निकलता है और उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाता है। बंगाल की खाड़ी में ये मिलता है और इसकी जो है अप्रवाह प्रणाली का विस्तार कहाँ-कहाँ है? छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा है। इसकी प्रमुख जो है सहायक नदियाँ का नाम पूछेगा तो शिवनाथ, हंसदेव, मांद, जोंक और तेल, ये सभी जो हैं इसके सहायक महानदी के हैं।
गोदावरी को देखेंगे तो गोदावरी जो यह नदी महाराष्ट्र के नासिक के निकट पश्चिम घाट से निकलती है। कहाँ से? महाराष्ट्र के नासिक से निकलते पश्चिम घाट से निकलता है और ये इसकी द्रोणी बेसिन जो होता है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में फैला हुआ है। यह प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी है। ये प्रायद्वीपीय में नदी में आपसे पूछता है कि प्रायद्वीपीय नदी में सबसे लंबा कौन नदी है, तो गोदावरी है। ठीक है। इसकी लंबाई कितना है, तो इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है और इस नदी का 50% अफवाह बेसिन महाराष्ट्र में विकसित है। गोदावरी का कितना है, 50%। और जो है पर्ण, हित, वर्धा, मंजीरा, बेन वेनगंगा तथा पेनगंगा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। बड़े आकार एवं विस्तार के कारण दक्षिण भारत में इस नदी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। किसको दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं, तो यही गोदावरी है। याद रखना है 50% जो है महाराष्ट्र में और 50 किलोमीटर इसकी दूरी। और कहाँ कहाँ से बहता है, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक से होते हुए बहता है। ये गोदावरी है, याद रखना है। यहाँ से बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो है ये गंगा की मतलब दूरी ज़्यादा है, इसलिए जो है इसको क्या कहते हैं, दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। अब कृष्णा नदी को देखेंगे। कृष्णा नदी जो है यह पश्चिम घाट स्थित महाबलेश्वर, महाराष्ट्र के निकट एक स्रोत से निकलकर लगभग 1290 किलोमीटर क्षेत्र में प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन है, तो ये कृष्णा नदी भी जो है पश्चिम घाट से निकलता है। कहाँ से, तो महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से। और यह जो है एक स्रोत से निकलता हुआ 1290 किलोमीटर प्रवाहित होता है और बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त। और जो है इसकी अफवाह बेसिन का क्षेत्र कहाँ से विस्तार है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश इसके राज्य हैं जहाँ से ये बहती हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन हैं, दूधगंगा, पंचगंगा, तो तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी और भीमा ये इसके सहायक नदियाँ हैं। अब देखेंगे कावेरी को। कावेरी की उत्पत्ति पश्चिमी घाट स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से हुई है। इसकी लंबाई लगभग 760 किलोमीटर है। इस नदी का अब्बा बेसिन तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्यों में फैला हुआ है। इसकी मुख्य जो है सहायक नदियों में अमरावती, भवानी, हेमावती, पावनी, लोग पावनी और जो है अकावली, लक्ष्मण तीर्थ तथा कामिनी इसके सहायक नदियाँ हैं, किसके, कावेरी के। अंततः जो है यह नदी तमिलनाडु स्थित कोडुरुल से दक्षिण बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। कोडलूर से दक्षिण बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिरता है। उपरोक्त नदियाँ जो हैं, आपने जो भी अभी नदी देखा है कि अतिरिक्त छोटी छोटी नदियाँ हैं जो पूर्व की ओर बहती है, जिसमें से दामोदर है, ब्राह्मणी है, बैतरणी है और सुवर्ण रेखा प्रमुख नदियाँ हैं। ये सभी जो हैं जाकर कहाँ, तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। और ये इसके जो है सहायक मतलब कि ये छोटी नदियाँ हैं, ये याद रखना है। अब देखिए क्या आप जानते हैं, शिव समुद्रम जलप्रपात भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। क्या, शिव समुद्रम जलप्रपात भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है, जो कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम प्रपात कहाँ पर जलप्रपात, तो कावेरी नदी पर है। और इस जलप्रपात के बिजली घर से मैसूर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र का विद्युत प्रदान होता है। और ये जलप्रपात क्या करता है, तो इससे बिजली बनती है, जिसमें से मैसूर तथा कोलार जो है स्वर्ण क्षेत्र, उसका विद्युत प्रदान यही जलप्रपात करता है, जो कि कावेरी नदी पर है, शिव समुद्रम जलप्रपात। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है और कहाँ पर अवस्थित है। देखिए भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है, तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात आपसे पूछ रहा है कौन सा है, कहाँ पर है। तो ये सबसे बड़ा जलप्रपात जो है भारत का, ये कुंचिकल है जलप्रपात और भारत का सबसे बड़ा है। ठीक है। और यहाँ पर आपको याद रखना ये है कहाँ पर, तो ये है कर्नाटक में। कहाँ पर, कर्नाटक में और शिमोगा जिले में। और किस नदी पर है, तो बराही नदी पर। शिमोगा जिले, बराही नदी, कर्नाटक। और कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे, और एशिया का जो है ये दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। अगर पूछेगा कि एशिया का, तो एशिया का सबसे दूसरा जलप्रपात कौन है, यही कुंचिकल जलप्रपात है। और कहाँ पर अवस्थित है, तो ये कर्नाटक में अवस्थित है। जलाशय के बारे में, जलाशय जो झील के नाम से भी इसको जानते हैं, झील।
तो कश्मीर में कहाँ? तो कश्मीर स्थित डल झील तथा बुलर झील, ये डल और बुलर झील कहाँ पर है? कश्मीर में है। एक-एक बात याद रखिएगा, पहला हटा दीजिए। अब दूसरा देखिए नैनीताल, नैनीताल कहाँ है? तो उत्तराखंड में, नैनीताल उत्तराखंड में। तीसरा चलेंगे, तीसरा जो है आपका ये राजस्थान का शामर झील है, याद रखेंगे राजस्थान का शावर। और जो है 3 हो गया यहाँ पर। अब चौथा, ये बेगूसराय का काँवड़ तो आप जानते हैं, काँवड़ पंछी विहार बेगूसराय में है। और बेतिया का सरैया मान, बेतिया का कौन? तो सरैया मान है। और दरभंगा का लक्ष्मी सागर, दरभंगा का कौन? तो लक्ष्मी सागर। 5-6 हो गए यहाँ पर टोटल के टोटल। ये 5-6 जो है यहाँ से बार-बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? और इससे आप परिचित हैं। ये मानवीय उपयोग के साधन के साथ-साथ पर्यटकों के लिए भी आकर्षक का केंद्र होते हैं। क्या आपने झीलों के महत्व को जानने का प्रयास किया? ज़रा सोचिए, यदि उन स्थलों पर झील नहीं होते तो उतने पर्यटकों को आकर्षित कर पाते जितना आज करते हैं। प्रायः जल भरे विशाल गड्ढे को झील के रूप में जाना जाता है। क्या होता है? जो गड्ढा में झील मतलब पानी होता है, जल भरा गड्ढा जो होता है उसको किस नाम से जानते हैं? तो झील के नाम से जानते हैं। पर ये झीलों के आकार, प्रकार के साथ-साथ इनकी प्रकृति में भी भिन्नता पाई जाती है। वर्षा के जल वर्षा के जल के जमाव पर वर्षा के जल के जमाव तथा हिमानियों एवं हिम चादरों के पिघलने से झील का निर्माण होता है। क्या होता है? वर्षा के जल जमाव जो वर्षा पड़ा और वहीं पर रह गया, वो सूखता नहीं है, ये हो गया। और एक जो होता है हिमानियों और हिम के चादर मतलब कि बर्फ़ के पिघलने से जो है भी झील का निर्माण होता है। झील मुख्यतः प्राकृतिक कारणों से निर्मित होते हैं। झील क्या होता है? मुख्यतः प्राकृतिक कारणों से निर्मित होता है। चलिए एक-एक झील को हम यहाँ पर देखेंगे जो आपसे बार-बार पूछा जाता है। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि निर्माण की दृष्टि से झीलों को निम्नांकित प्रकार हैं। क्या-क्या हैं? जो निर्माण की दृष्टि से देखेंगे तो झील के कितने प्रकार हैं? एक है धसान घाटी झील, ये है धसान घाटी झील मतलब कि धसान घाटी में जब जल का जमाव होता है तब इस प्रकार का झील बन जाता है। अफ्रीका में इस प्रकार के झील की संख्या क्या है? बहुत ही ज़्यादा है, अधिक है। विक्टोरिया, यहाँ पर याद रखेंगे अफ्रीका में विक्टोरिया और रोल्फ, न्यासा इसके उदाहरण हैं। ये क्या है? धसान घाटी वाला झील है। भारत में तिलैया बांध तथा द्वारा धसान घाटी में कृत्रिम झील बनाया गया है। कहाँ पे? भारत में तिलैया बांध में धसान घाटी का कृत्रिम झील है। देखिएगा गोखोर झील को। गोखोर झील में क्या लिखा गया है कि गोखोर झील जो है नदियों में जब अवसाद की मात्रा बढ़ जाती है या भूमि की ढाल कम हो जाती है तब इसमें मार्ग में विसर्पण पैदा होता है। मतलब ये सांप के आकार के ऐसे करके चलेगा। अब ये जो है ढाल ऐसे चला है, अब यहाँ पर ये जगह छोड़ देगा। अब ये जगह हो गया, अब यहाँ से ऐसे चलेगा। जब ये जगह चलेगा तो यही जगह क्या कहलाता है? विसर्पण मतलब कि यही गोखोर झील कहलाता है, ठीक है? तो ये जो है गाय के समान जिसका आकार कैसा होता है? यहाँ पर जो है विसर्पित भाग कटकर मुख्य धारा से अलग हो जाता है और जो है जिसका आकार गाय के खुर के समान होता है। इसे गोखोर या परित्यक्त झील भी कहा जाता है। उत्तरी बिहार में इस प्रकार के झील पाए जाते हैं। बेतिया का सरैया मान या बेगूसराय का काँवड़ झील इसके उदाहरण हैं। क्या है? काँवड़ झील किसके उदाहरण हैं? गोखोर झील के ही उदाहरण हैं। और बेतिया में कौन है? सरैया मान भी जो है गोखोर झील के ही उदाहरण है। जब गंडक बहती है, कहाँ पे? बेगूसराय में। और यहाँ पर जो है बेतिया में भी। तो ये ऐसे करके चला, ये भाग जो है बदल गया। अब जब भाग बदल गया तो उसका मुख्य भाग जो है अलग हो गया। अब मुख्य भाग वो अलग हो गया तो इधर का भाग इधर ही रह गया। तो ये जो भाग है मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि गोखोर झील का ही निर्माण करता है। आगे चलेंगे क्रेटर झील। क्रेटर झील क्या होता है? जब ज्वालामुखी के क्रेटर से राख और लावा का आना बंद हो जाता है तब क्रेटर में वर्षा का जल जमा हो जाता है और झील का रूप में परिणत हो जाता है। क्या होता है? जब ज्वालामुखी फूटा और यहाँ पर जो है राख आना सब कुछ बंद हो गया, लावा आना, तो उसमें बारिश हुई तो वो जमा हो गया। तब ये सारे क्या कहलाते हैं? क्रेटर झील कहलाते हैं। और इसमें जो है मुख्य रूप से याद रखना है कि बोलिविया और टिटिकाका और टर्की का वॉन झील इसके उदाहरण हैं। क्या हैं? बोलिविया का टिटिकाका और टर्की का कौन? तो बॉन इसके उदाहरण हैं। भारत में लोनार का झील जो है इसके उदाहरण हैं। लोनार झील किससे बना है? क्रेटर झील है। आपसे पूछा जाता है कि लोनार झील क्या है? क्रेटर झील है। बार-बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा, चौथा आप देखेंगे लेगून झील। लेगून झील क्या होता है? तो आपको हमने बताया भी है। लेगून झील होता है कि स्पीट तथा रोधिका के द्वारा समुद्र तटीय प्रदेशों में जब
समुद्री जल समुद्र से अलग कर लिए जाते हैं, तब ऐसे झील लेगून झील कहलाते हैं। जब ये देखते हैं ये समुद्र है और यहाँ से जो है ये अलग हो गया, एक सकरा रास्ता भी होता है, नहीं भी होता है, तो ये जो है झील ये क्या कहलाएगा, ये जो है लेगून कहलाएगा, ये समुद्र है, समझिए, ठीक है। तो समुद्री जल कहाँ पर गए? जब समुद्री जल समुद्र से अलग कर लिए जाते हैं, तब ऐसे झील को क्या कहते हैं? लेगून झील कहलाते हैं। लेगून का विस्तार जो है आपको उदाहरण क्या मिलता है? भारत स्थित चिल्का एवं पुलिकत झील जो है क्या है? लेगून झील के उदाहरण हैं। अब देखेंगे 5वां है अवरोधक झील। ये क्या है? तो कभी-कभी पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन के कारण चट्टानें गिरकर नदियों के प्रवाह को रोक देता है, तो इससे भी झील बन जाता है। इसे अवरोधक झील कहते हैं। जब नदी आ रही है, भूस्खलन हो गया और नदी के प्रवाह को ये पत्थर जाकर वहाँ पर चट्टान जाकर गिर जाता है, उसके प्रवाह को रोक देता है, तो ऐसे झील को क्या कहते हैं? अवरोधक झील। छठा देखेंगे हिमानी झील। हिमानी मतलब बर्फ। तो ये जानते हैं कि हिमालय क्षेत्रों में हिमानी द्वारा निर्मित झीलों में से आपको नैनीताल, भीमताल, सात ताल आदि जो है सुंदर उदाहरण आपको मिलते हैं। ये हिमानी झील के उदाहरण हैं। 7वां देखेंगे भूगर्भीय क्रिया से निर्मित झील। अब भूगर्भ से कैसे निर्मित होता है झील? तो जम्मू कश्मीर में बुलर झील मीठे पानी का भारत का सबसे बड़ा झील है। याद रखेंगे बुलर झील जो है कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। मीठे पानी का झील सबसे बड़ा झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये, ठीक है। जब विद्युत पैदा करने के लिए जल विद्युत पैदा करने के लिए नदियों पर बांध बनाए जाते हैं, वह झील का निर्माण हुआ है। मतलब कि जब जल विद्युत पैदा करने के लिए नदियों पर बाँध बाँध लगाए जाने से भी झील का निर्माण बहुत हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं भाखड़ा नागर परियोजना के विकास से गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ है। किसका? भाखड़ा नागर परियोजना से किस झील का निर्माण हुआ है? जो कृत्रिम झील है, तो इसमें से आपको याद रखना है गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ है। लोक लोकतक एवं बरयानी जैसे कई मीठे पानी के झील के जो है के साथ-साथ राजस्थान का लवण युक्त सांभर झील इसी प्रकार का झील है। राजस्थान में क्या है? तो लवण युक्त सांभर झील है, जो कि इसी प्रकार का भूगर्भीय क्रिया से निर्मित झील है। आप प्रायः देखा है कि मरुस्थलीय अथवा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में क्षेत्रों में जो है झील खारे पानी के झील होते हैं। क्या होते हैं? अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मरुस्थलीय और अर्ध शुष्क क्षेत्र में खारे पानी का झील। जबकि ठंडे प्रदेशों में आपको पर्वतीय जो क्षेत्र है वहाँ पर आपको कैसा? तो वहाँ पर आपको मीठा जल मिलता है। ठीक है? आगे कि झील मानव के लिए अत्यधिक उपयोगी है। ये नदियों के बहाव क्षेत्र को सुचारू बनाने में सहायक करता है और अत्यधिक वर्षा या बाढ़ दोनों स्थिति में झील नदियाँ के बहाव को संतुलित रखती है। सूखे के दिनों में संचित जल की उपयोगिता बढ़ जाती है। झील जल विद्युत उत्पादन में भी उपयोगी है। ये आसपास के जलवायविक परिस्थितियों को भी सामान्य करती है। जलीय परितंत्र के सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ प्राकृतिक छटा को सुंदर, लुभावना और मनोरंजक बनाने के में झील मदद करता है। अब देखेंगे मानव सभ्यता के जीवन रेखा के रूप में नदियाँ। अब मानव सभ्यता के रूप में देखेंगे नदियों के बारे में। और देखिएगा कि सभ्यता की जननी के रूप में नदी घाटी क्षेत्र को प्राचीन काल से ही जाना जाता रहा है। सिंधु घाटी में हड़प्पा मोहनजोदड़ो, हुआंग की घाटी में चीन की तथा नील नदी की घाटी में कौन है? तो मिस्र की सभ्यता का विकास नदियों के कारण हुआ है। याद रखेंगे मिस्र की कहाँ से? तो नील से। चीन की कहाँ से? हुआंग से। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की कहाँ से? तो सिंधु घाटी से। ये सारे का विकास जो है नदियों के विकास से कारण से हुआ है। आगे है कि जीव के विकास वृक्ष से मानव शाखा के पृथक होने के उपरांत मानव समुदाय लगातार विकसित होता गया। मानव विकास की सुलभ परिस्थितियों सभी स्थलों पर समान रूप से सुलभ नहीं रही होगी। विभिन्न विद्वानों एवं शोधकर्ताओं ने भी इस मत को स्वीकार किया। प्रागैतिहासिक मानव संस्कृति की खोज का प्रथम श्रेय फ्रांस के वाचर द परथेस को है। क्या है? फ्रांस के जो प्रागैतिहासिक मानव संस्कृति की खोज का प्रथम श्रेय किसको जाता है? तो ये फ्रांस के हैं, वाचर द परथेस। ये याद रखना है नाम। इन्होंने विभिन्न परमाणु के अध्ययन के पश्चात पेरिस के सीन नदी की सभ्यता का उद्भव केंद्र बताया। यहाँ पर रखेंगे पेरिस की कहाँ से नदी, कौन नदी है? सीन नदी। सीन नदी जो है
सी नदी को सभ्यता का उद्भव केंद्र बताया। उसी प्रकार डॉक्टर मित्रा ने मानव उत्पत्ति का केंद्र शिवालिक के दक्षिण हिमानी से पिघलने वाले निर्मित नदी घाटी को बताया। मानव विकास के क्रम में लगभग सभी शोध प्रतिवेदन नदी घाटी क्षेत्र में मानव सभ्यता का उद्भव केंद्र मानने पर एकमत प्रतीत होते हैं। आज जो आप देख रहे हैं इलाहाबाद के समीप प्रयागराज, जो प्रयागराज के नाम से जानते हैं इलाहाबाद को, तो आज इलाहाबाद के समीप प्रयाग में गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक का आस्था का केंद्र बना हुआ है। कहाँ है? प्रयागराज में। इलाहाबाद को प्रयागराज कहते हैं, याद रखिएगा। प्रयागराज में प्रयाग में कौन कौन? तो गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम है, याद रखना है। अरे आगे चलेंगे यहाँ पर कि बड़े बड़े नगरों तथा महानगरों का विकास भी नदी घाटी क्षेत्र में ही हुआ है। सभी जो है नदी की घाटी के क्षेत्र में ही हैं। आज उद्योग, कृषि कार्य तथा परिवहन साधनों को विकसित करने में नदियों का महत्वपूर्ण भूमिका है। यद्यपि नदी जल का अत्यधिक दोहन एवं इन जल राशियों में कचरों का उत्सर्जन नदी को अत्यधिक प्रदूषित कर रहा है। आज वैश्विक स्तर पर चिंतन का विषय ये गंदगी जो है बन चुकी है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि पटना स्थित गांधी सेतु भारत का सबसे लंबा 7 किलोमीटर जो है सड़क पुल है जिसका निर्माण 1984 में हुआ है। ये कहाँ पर है? तो पटना स्थित गांधी सेतु पुल जो भारत का क्या है? सबसे लंबा 7 किलोमीटर सड़क पुल है। इसका अब लंबाई बढ़ गया है, याद रखेंगे, लेकिन जो अभी है उसका नाम याद रखेंगे। तो जिसकी जो है निर्माण कब हुई है? तो साल 1984 में। आपसे पूछता भी है कि पटना में जो गांधी सेतु का उसका निर्माण कब हुआ? 1984 में। और यह पूछ रहा है किस नदी पर है? तो गंगा नदी पर है। किस नदी पर? गंगा नदी पर। चलिए अब प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। प्रदूषण भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, बढ़ती आबादी के साथ साथ जल का अनुप्रयोग भी तीव्र गति से बढ़ता गया। यह हमारे घरेलू कार्य से लेकर औद्योगिक कार्य तक के लिए अत्यधिक उपयोगी संसाधन है। आज जल संसाधन का उपयोग आर्द्र कृषि के फसलों के लिए हो रहा है। बाढ़ के समय नदियाँ विकराल रूप धारण कर लेती है। इस समय वह धरातल पर भी सभी कचरे जो कि अधिवास जनित कचरे, औद्योगिक कचरे एवं अन्य ठोस कचरे को आत्मसात कर लेती है, जिससे जल की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित हुई है और कृषि कार्य में प्रयुक्त उर्वरक, कीटनाशक, पीड़कनाशी और वस्त्र धोने में प्रयुक्त साबुन, सोडा, अपमार्जक तत्व और जो है घोलकर ये जल को प्रदूषित करते हैं। मल जल प्रवाह, मवेशियों की सफाई जैसी मानवीय अनुक्रियाएं जल प्रदूषण को बढ़ावा देती है। और यहाँ पर देख सकते हैं दिखाया भी गया है कि आपदा को, यहाँ पर चित्र में मानवीय आपदा को। देखिए क्या आप जानते हैं बड़े आकार की झील को समुद्र भी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बड़े जो आकार का झील होता है उसको समुद्र भी कहते हैं, जैसे कि कैस्पियन सागर, मृत सागर और अरल सागर। ये सारे के सारे झील हैं, लेकिन इसको अब समुद्र के नाम से भी जाना जाता है, सागर के नाम से, कैस्पियन सागर, मृत सागर और अरल सागर। चलिए यहाँ पर देखेंगे लिखा गया है कि वनों की अंधाधुंध कटाई से मृदा अपरदन की गति में तीव्र वृद्धि हुई है। इसमें नदियों के प्रवाह मार्ग में तीव्र अवसादीकरण हुआ है और इन ठोस अवसादी कीचड़, रासायनिक कचरे के बढ़ जाने से जलीय जीवों का संकट बढ़ गया है। यहाँ पर उसकी मृत्यु हो रही है, साथ ही बाढ़ का जो है खतरा वो भी बढ़ गया है। क्या आप जानते हैं कि 1987, 2004, 2007, 2008 में कोसी नदी के बाढ़ से बिहार राज्य को अपार धन और जन की दोनों की क्षति हुई है। 2007, 8, 2004, 1987 में। अब देखेंगे संरक्षण। तो नदी प्रदूषण के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है और आज विश्व के अनेक देश इस समस्या से जूझ रहे हैं और इस संकट को स्थिति से निपटने के लिए संरक्षण कार्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। संरक्षण का क्रियान्वयन व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र हित में अपरिहार्य है। वनस्पति का विकास। तो वनस्पति का विकास देखेंगे तो वनस्पति हमें प्रदूषण मुक्त पर्यावरण में जीने में मदद करती है। शुद्ध वायु के साथ साथ यह हमें फल, औषधि, कीमती लकड़ियाँ भी प्रदान करती है। इनकी जड़ें मृदा को संगठित रखती है जो नदियों एवं वायु द्वारा अपरदन की
अपर्दन की प्रक्रियाओं को निष्प्रभावी बना देता है। इससे न केवल नदियों के कटाव नियंत्रित हो जाते हैं, बल्कि नदियों में अवसाद के प्रवाह पर भी अंकुश लग जाता है। वनस्पतियाँ वायुमंडल में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर हमें ऑक्सीजन जैसे कि जीवनदायिनी गैस लौटा देते हैं तथा पर्यावरण को संतुलित रखते हैं। अतः पर्यावरण दृष्टि से किसी राष्ट्र के कुल भूभाग का 33% भाग वनाच्छादित होना चाहिए, वन होना चाहिए, लेकिन है ऐसा नहीं। लेकिन भारत में वर्तमान में अभी देखेंगे तो 19.25% भूभाग वनाच्छादित हैं। ये अभी आंकड़ा बढ़ गया है, ये देख लीजिएगा, जो पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है। वनों के क्षेत्रफल में कमी का प्रभाव जो है वन प्राणियों पर भी पड़ा है और उनका जो है क्या होता है, आवास दिनों दिन घटता हुआ चला जा रहा है। अब आगे देखेंगे राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। नदियों में 90% जल का साधारण मानसूनी वर्षा एवं हिमालयी क्षेत्र में हिम के पिघलने के कारण से होता है, किंतु इनका अनिश्चित और अमित वितरण बाढ़ और सुखाड़ जैसी प्रलयकारी परिस्थितियां पैदा करती है और इन परिस्थितियों या आपदाओं से निपटने के लिए नागरिकों के जागरूक होने और सरकारी तंत्र की योजनाबद्ध तरीकों से कार्य करने की आवश्यकता है। यद्यपि भारत सरकार ने गंगा कार्य परियोजना को 1985 में प्रारंभ किया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि गंगा कार्य परियोजना जो है कब शुरू किया गया, 1985 में, किंतु 31 मार्च 2000 को इसको बंद कर दिया गया गंगा कार्य योजना को। और इस संदर्भ में राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति ने प्रथम चरण की समीक्षा के उपरांत कुछ सुझाव भी पारित किए। इन सुझावों एवं योजनाओं को देश के प्रमुख प्रदूषित नदियों में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना अंतर्गत लागू किया गया। इस योजना के अंतर्गत 16 राज्यों में 27 नदियों के किनारे बसे 152 नगर को शामिल किया गया है। नदियों के किनारे 152 नगर, ये देख सकते हैं प्रदूषित जो है होता हुआ जल। इस योजना के तहत 57 जिलों में प्रदूषण कम करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदूषण कम करने के लिए 200 जो है 15 योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें 69 योजनाएं पूरी कर ली गई हैं और इस परियोजनाओं के अंतर्गत लाखों लीटर प्रदूषित जल को शुद्ध करने का लक्ष्य रखा गया और इस योजना के अंतर्गत झील संरक्षण कार्य को भी सम्मिलित किया गया। भारत में 2 जो है झील पवई जो कि महाराष्ट्र, ऊटी जो कि तमिलनाडु को शामिल किया गया, उसको संरक्षित करना है। आज गंगा, यमुना, गोमती सहित अनेक नदियां इस तरह के संरक्षण कार्यक्रम यहाँ पर चल रहे हैं। कृषि कार्यों में रासायनिक जो उपयोग करते हैं, कीटनाशी, पीड़कनाशी, कवकनाशी का प्रयोग तीव्र गति से बढ़ रहा है और ये रासायन वर्षा जल के साथ बाढ़ जल में घोलकर नदी के जल को क्या करते हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। इसे मैदानी क्षेत्र या अन्य कृषि क्षेत्र में मेड़ लगाकर नियंत्रित किया जा सकता है। इससे ठोस अपशिष्ट है उसको रोकने में मदद मिल सकती है। अगला है राष्ट्रीय जल संग्रहण केंद्र का निर्माण। जैसा कि आप जानते हैं कि नदियों में जल का स्रोत वर्षा, हिमपात और हिमानी है। जल का वितरण समूचे देश प्रदेश में एक समान नहीं है। इससे सभी राज्यों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती। कई नदियों के संदर्भ में किसी राज्य का जल स्रोत एकाधिकार भी स्थापित हो जाता है। वह पड़ोसी राज्य आवश्यक जल पूर्ति से वंचित रह जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में जल वितरण को लेकर राज्यों के बीच जो है विवाद उत्पन्न हो जाता है। अतः केंद्र को चाहिए कि वह राष्ट्रीय जल संग्रहण केंद्र का स्थापना करे और राज्यों की आवश्यकता अनुसार जल आपूर्ति करे। इससे न केवल राज्यों के विवाद को हल किया जा सकेगा, बल्कि बाढ़ एवं सुखाड़ पर भी काबू पाया जा सकेगा। अंतर्राज्यीय स्तर पर नदियों को जोड़ने की योजना इस दिशा में एक प्रभावशाली नीति को हो सकती है, लेकिन इसके कार्यान्वयन को लेकर अनिश्चितता का माहौल है। अब देखेंगे मानव जीवन का अव्वाह तंत्र का प्रभाव। मानव जीवन पर जो अव्वाह तंत्र का क्या प्रभाव पड़ता है, ये देखिए पॉइंट लिखा गया है कि जल में घुले रासायनिक अपशिष्ट पदार्थ अम्ल वर्षा को जन्म देता है। जो जल में घुला हुआ अपशिष्ट पदार्थ है वो क्या करता है, अम्ल वर्षा को जन्म देता है। आगे चलेंगे, यहाँ पर देखेंगे कैसा प्रभाव है अब मानव जीवन पर। तो जैसा कि पूर्व में भी कहा जा चुका है कि नदी अववाह क्षेत्र मानवीय सभ्यता एवं संस्कृति की जननी है। भारत के आर्थिक विकास में नदियों का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। नदियाँ आदि काल से ही मानव जीवन गतिविधियों का साधन रहा है। नदियाँ विभिन्न जो है सभ्यताओं और संस्कृति की जन्म स्थली के साथ मानव सभ्यता का पालना भी रहा है और नदियों के जल
जलप्रपात जल विद्युत शक्ति उत्पादन केंद्र के साथ-साथ पर्यटक आकर्षक केंद्र भी हैं। प्राचीन काल में सड़क एवं वायुमार्ग के साधन के अभाव में यह परिवहन एवं का सर्वाधिक उपयुक्त साधन था। यहाँ जो है आज यहाँ राष्ट्रीय जल मार्ग का भी विकास हो रहा है। सामरिक दृष्टि से भी नदियाँ आज उपयोगी हो गई है। नदियों के प्रभाव की वजह से ही कृषि भूमि का आज 40% भूभाग जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है, जो नदी घाटी, डेल्टा और तटीय प्रदेशों में फैले हुए हैं। गंगा, सिंधु और गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा एवं मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ की प्रचुरता। उत्तर बिहार में कोसी, बागमती, गंडक आदि नदियाँ प्रति वर्ष जो है बड़ी मात्रा में जलोढ़ का निक्षेप करती हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी हुई है। और आगे पॉइंट है कि वर्तमान परिवेश में नदियों की बहुउद्देशीय परियोजना का विकास हुआ है। इसमें से कुछ तो पूर्ण हो गए हैं, कुछ आज भी निर्माणाधीन हैं और जो है इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नदियों पर बांध बनाए जा गए हैं, जिससे मानव निर्मित नहर एवं झीलों का विकास हुआ है। ऐसे नहर एवं झील जलीय जीवों के लिए उत्तम है। ये क्रीड़ा स्थली होने के साथ-साथ जो है पर्यटन के सुरम्य स्थल भी हैं और इन बांधों के बन जाने से बाढ़ पर नियंत्रण करने, नौकायान के मार्ग विकसित करने, जलीय जीव के प्रजनन करने और मृदा अपरदन को रोकने, जल विद्युत उत्पन्न करने, वनों के विकास करने जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं को बल मिल रहा है। भाखड़ा नागर जो सतलुज नदी की एक परियोजना है, क्या है? भाखड़ा नागर सतलुज नदी। आपसे पूछा भी जाता है किस नदी पर है, तो सतलुज पर है। परियोजना है जो 1200 मेगावाट विद्युत उत्पादन के साथ लगभग 20 लाख हेक्टेयर भूभाग को सिंचित करता है। टिहरी परियोजना का विकास भागीरथी नदी पर है। टिहरी कहाँ पे? भागीरथी। सतलुज पर कौन? भाखड़ा नागर। ये बार-बार आपसे पूछा जाता है। यहाँ पर 2400 मेगावाट बिजली उत्पादन करती है। बिहार के अनेक परियोजनाएँ जो हैं प्रस्तावित हैं, जो सोन नदी को छोड़कर शेष सभी नदियाँ जो हैं घाटी परियोजना आदि अभी जो है निर्माणाधीन हैं कार्य। पंडित नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री ने नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ये क्वेश्चन जो है आपसे बार-बार पूछा गया है कि जो कौन कहे थे कि नदी घाटी परियोजना को आधुनिक मंदिर का भारत? तो ये पंडित नेहरू थे। क्या आप जानते हैं भागीरथी नदी पर टिहरी परियोजना विश्व की 5वीं और एशिया की सबसे बड़ी नदी परियोजना है? क्या है? विश्व की 5वीं कौन? भागीरथी पर जो है स्थित टिहरी परियोजना है, जो कि 5वीं है और एशिया की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना में से टिहरी का नाम याद रखेंगे, जो भागीरथी नदी पर निर्मित है। अगला है कि नदियाँ अपने साथ जो है लाए गए अवसाद का निक्षेप मैदान या घाटी में करती है, जिसमें उपजाऊ मिट्टी के साथ-साथ जीवाश्म भी पाए जाते हैं। ये जीवाश्म खनिज एवं खनिज तेल के स्रोत होते हैं। दामोदर घाटी क्षेत्र कोयला निक्षेप के लिए विश्व विख्यात है। इसके अलावा नदी घाटी क्षेत्र में महत्वपूर्ण गैर धातुई खनिज जैसे लोहा, अयस्क, सोना, क्वार्ट्ज आदि उत्पन्न मिलते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है नदियों के आसपास से जलवायु संशोधित हो जाती है, जो मानव बसाव को प्रेरित करता है। उपरोक्त सभी पहलू मानव जीवन पर नदियों के सकारात्मक स्थितियों को दर्शाता है और इन सुविधाओं को पाकर मानव उन्नति के शिखर पर पहुंचकर आज इन नदियों के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया है। यहाँ पर कुछ पॉइंट है देखेंगे। क्या आप जानते हैं भारत की जो है सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में साबरमती, माही एवं यमुना प्रमुख है। कौन-कौन? साबरमती, माही और यमुना। आगे देखेंगे आधुनिक प्रगति के नदियों के अस्तित्व पर भी संकट आना नकारात्मक पक्ष को दर्शाता है और नदी एवं झील के जल का प्रदूषण होना मानव सभ्यता के विनाश का ही वातावरण बनाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमने चैप्टर पढ़े, आप 1-2 बार यहाँ से देखिएगा। क्वेश्चन आपके जो है समक्ष आपको घूम-घूम के आएँगे और यहाँ से आप जो है बनाइएगा क्वेश्चन, ठीक है? टोटल यहाँ पर 10 क्वेश्चन है, उसको हम बना देते हैं। यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन है कि लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में है? तो ये बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में दरभंगा में है। बिहार के दरभंगा में। निम्न में से कौन लवणीय झील है? तो ये लवणीय झील कौन है? तो सांभर झील जो है लवणीय झील है। तीसरा है कि गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? तो ये पटना में है, पटना में। चलिए 5वां क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो तापी और नर्मदा। इसमें तापी ऑप्शन है, तो तापी। छठा है कि कौन सी प्रायद्वीपीय नदी भारत की सबसे लंबी नदी है? तो ये गोदावरी है। इसको बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते, वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं।
7वां है सिंधु जल समझौता कब हुआ? तो सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ। पूरब की जो नदी है, जो कि रावी, ब्यास, सतलज है, ये भारत पानी होगा भारत का। और जो पश्चिम का नदी है, झेलम और चिनाब और सिंधु, सिंधु, झेलम, चुनाव कहिए, ये तीनों जो है पाकिस्तान, 80% इसका जो है उपयोग पाकिस्तान करेगा, 20% इसका भारत करेगा। और वही जो है ब्यास और रावी, सतलुज का जो है कौन करेगा? तो ये करेगा भारत 80%, 20% जो है पाकिस्तान को देगा। ये जो है समझौते हुए थे। अगला देखेंगे, शांगपो किस नदी का उपनाम है? तो ये ब्रह्मपुत्र का, किसका है? ब्रह्मपुत्र का, तिब्बत में जाना जाता है। और आगे है कि इनमें से गर्म जलप्रपात कौन है? ब्रह्मकुंड जो है गर्म जलप्रपात है, ककलोत, ये सारे ये जो है ठंडे हैं, ये शिव समुद्रम भी। आगे देखेंगे कि कोसी नदी का उद्गम कहाँ है? तो गोसाई धाम, गोसाई धाम में कोसी नदी का उद्गम है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से जो है आपको बीपीएससी के द्वारा भी पूछा गया क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।